अब सेक्शन नंबर 73 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जिस भी बंदे को आप अरेस्ट करने के लिए जिसकी बात हो रही है, अब सपोज ए को अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ निकला हुआ है, तो जो कोर्ट अरेस्ट वारंट निकाल रही है वो अपने वारंट में चीज लिख देगी कि अगर ए एक स्पेसिफिक अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाता है और श्योरिटी भी वो अरेंज कर लेता है, इस केस में आप उसको अरेस्ट मत करना एंड नेक्स्ट डे को, नेक्स्ट हियरिंग को खुद ही ये कोर्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अब सेक्शन नंबर 74 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक जो वारंट है वो एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को आप दे सकते हो एग्जीक्यूट करने के लिए। सपोज कोर्ट ए है, इन्होंने बी के खिलाफ वारंट निकाला हुआ है, तो दो से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को ये वारंट की कॉपी वो दे सकते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो बोल सकते हैं। ओके, इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, इस केस में एक प्राइवेट पर्सन को भी आप बोल सकते हो वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, नॉर्मली तो एक पुलिस ऑफिसर ही वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, इस केस में एक प्राइवेट पर्सन भी वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली प्रैक्टिकली एक पुलिस ऑफिसर हमेशा अवेलेबल होता है फॉर द सर्विस ऑफ वारंट्स। ओके, अब जो क्लॉज 2 है इसका ये बोलता है जब एक से ज्यादा लोगों को आपने बोल रखा है वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो इकट्ठे भी कर सकते हैं एग्जीक्यूशन एंड ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से एक ने एग्जीक्यूट कर दिया वारंट को। ओके, अब सेक्शन नंबर 75 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक सीजीएम या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, ये क्या कर सकते हैं, ये किसी भी बंदे को बोल सकते हैं कि आप एक एस्केप्ड प्रिजनर को अरेस्ट कर लो। अगर एक एस्केप्ड प्रिजनर कोर्ट से भाग जाता है या फिर जेल से वो भाग जाता है, इस बंदे को अरेस्ट करने के लिए आप किसी भी पर्सन को बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे इवन तो पुलिस अवेलेबल है, इवन तो पुलिस वारंट को सर्व कर सकती है, स्टिल यहाँ पे आप किसी भी पर्सन को बोल सकते हो कि अरेस्ट वारंट को आप एग्जीक्यूट करो एंड इस बंदे को कोर्ट में लेके आओ। ओके, एंड सेम प्रोविजन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बंदा घोषित हो चुका है, उसके बाद इसको अरेस्ट करने के लिए आप किसी भी पर्सन को बोल सकते हो। अब अगर सपोज कोई भी बंदा इस सपोज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर लेता है, तो उसके बाद अरेस्ट करके इसको पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि इसको अपने घर में लाके वो स्टोर करके रखा हुआ है इसने। जैसे ही आप इसको अरेस्ट करोगे उसी टाइम आप पुलिस ऑफिसर के पास इसको लेके जाओ। ओके, एंड उसके बाद वही प्रोसीजर होगा, पुलिस ऑफिसर इस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने फिर पेश करेंगे। अब सेक्शन नंबर 76 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक वारंट जो है, सपोज एक पुलिस ऑफिसर ए को बोला एग्जीक्यूट करने के लिए, कोर्ट ने बोला ए को कि आप बी को पकड़ के लेके आओ। ओके, अब ए क्या करता है, वारंट के ऊपर वो सी का नाम एंडोर्स कर देता है। अब सी एक और पुलिस ऑफिसर है, ए बोलता है कि मेरी जगह सी जाएगा और बी को अरेस्ट करके लेके आएगा। ये काम वो सेक्शन नंबर 76 में कर सकता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 77 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर किसी भी बंदे को आप अरेस्ट करने जा रहे हो, तो आपको अरेस्ट वारंट जो है वो उसको दिखाना पड़ेगा। ओके, एंड उसको वारंट की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अब सेक्शन नंबर 78 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप वारंट को एग्जीक्यूट करते हो एंड एक बंदे को आप अरेस्ट कर लेते हो, तो विद इन 24 आवर्स इस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने आपको लेके आना पड़ेगा। ओके, तो ये सेफ गार्ड यहाँ पे गिवन है। अब 79 बोलता है इसका कि वारंट इंडिया के किसी भी कोने में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर ये दिल्ली पुलिस को वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है, तो एक कोलकाता, गुजरात में जाके भी इस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अब सेक्शन नंबर 80 पे हम आते हैं। इसका क्लॉज 1 जो है वो ये बोलता है कि अगर सपोज एक दिल्ली की कोर्ट है, दिल्ली की कोर्ट को वारंट भिजवाना है सपोज मुंबई में। अब यहाँ पे दिल्ली की कोर्ट क्या करेगी, वो मुंबई के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर वहाँ पे जो डीएसपी है या फिर वहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है मुंबई के, उनको ये वारंट भिजवा देगी एंड ये जो लोग हैं इस वारंट को एग्जीक्यूट फिर करेंगे। ओके, क्लॉज 2 उसका बोलता है कि वारंट के साथ आपको ये भी उसको वारंट के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देना पड़ेगा कि किस बंदे को आप अरेस्ट करना चाह रहे हो, क्यों उसको अरेस्ट करना चाह रहे हो, उसने क्या क्राइम किए है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप साथ में भिजवाओगे, ताकि जब इस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाए मुंबई में तो इसकी बेल की जो एप्लीकेशन है उसी टाइम क्लियर हो जाए। ओके, तो इस चीज़ के लिए आप ये सारी चीज़ें जो एसपी को आप भेज रहे हो अरेस्ट वारंट, साथ में सारी डिटेल्स भी आप भेजोगे। एसपी या फिर डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे में जो हमने बात करी थी, उनको जो भी वारंट भेज रहे हो। अब सेक्शन नंबर 81 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि ऑर्डिनरली तो ऐसा होगा कि सपोज दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है। अब सपोज मुंबई में वो बंदा रहता है, तो ऑर्डिनरली क्या होगा कि जो दिल्ली पुलिस है ये जाएगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास मुंबई के। ओके, या फिर जो मुंबई में एसएचओ हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है मुंबई के, उनके पास दिल्ली पुलिस जाएगी एंड उनकी वो हेल्प मांगेगी, उनकी वो एंडोर्समेंट मांगेगी वारंट के ऊपर एंड उसके बाद वो अरेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। नॉर्मल प्रोसीजर ये होगा। लेकिन अगर जो हमारे दिल्ली पुलिस है उनको लगता है कि सारे प्रोसीजर में बहुत टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्टली भी दिल्ली पुलिस मुंबई में जाके वारंट को एग्जीक्यूट वो कर सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 82 ये चीज़ बोलता है कि अगर आप जिस बंदे को अरेस्ट कर रहे हो, सपोज मुंबई में उसका अरेस्ट हो रहा है, उसके बाद इसको आप पकड़ के वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर जो डीएसपी या फिर कमिश्नर है उनके पास आप इसको लेके आओगे। ओके, बिकॉज दिल्ली और मुंबई के बीच में 30 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस है। अगर सपोज जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर से कम का होता तो आप इस बंदे को पकड़ के दिल्ली में ही लेके आते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुंबई के जो कमिश्नर हैं या डीएसपी है उनके पास आप इसको लेके आओगे। ओके, एंड फिर ये जो डीएसपी वगैरह हैं ये इस बंदे को दिल्ली की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 83 जो है इसमें बोला हुआ है, ये चीज़ बोली हुई है इसमें कि आप जो मुंबई के डीएसपी वगैरह हैं ये इस पर्सन को दिल्ली भेज देंगे अरेस्ट करके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक बेलेबल ऑफेंस के लिए इनको अरेस्ट किया जा रहा है तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे डीएसपी कमिश्नर वगैरह, ये इस बंदे को बेल भी ग्रांट कर सकते हैं। या फिर अगर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए इसको अरेस्ट किया जा रहा है तो जो मुंबई में हमारे सीजीएम या फिर सेशन जज हैं वो इस पर्सन को बेल भी ग्रांट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के ऊपर। सेक्शन नंबर 84 इसका बोलता है कि अगर एक पर्सन जो है वो समन्स का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, वो वारंट के थ्रू अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, उसके बाद आप इस पर्सन को एक प्रोक्लेमेशन भेजोगे, एक शो कॉज नोटिस टाइप ऑफ आप भेजोगे एंड इसको आप ये बोलोगे कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको इस कोर्ट में आना है, तो ये प्रोक्लेमेशन आप इसके खिलाफ निकाल दोगे। सेक्शन नंबर 84 इसका यही बोलता है। अभी जो प्रोक्लेमेशन है ये उसके गांव में जाके आप चलवाओगे, जो कोर्ट के ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे उसके गांव में एंड वो बहुत जोर जोर से रीड करेंगे कि जो ये बंदा है सपोज एक पर्सन है, इसको 30 डेज के अंदर अंदर इस टाइम पे इस जगह पेश होना है। ओके, ये हो सकता है। साथ में ये जो प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर है आप इस पर्सन के घर के बाहर चिपका सकते हो। ओके, एंड इसकी जो कॉपी है, जो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर है हमारा, इसकी जो कॉपी है ये आप कोर्ट हाउस में भी चिपका दोगे, यानी कोर्ट के जो प्रेमिसेस हैं वहां पे भी आप ये चिपका दोगे।
एंड अगर कोर्ट को लगता है कि एक न्यूज़पेपर में भी ये प्रोक्लेमेशन ऑर्डर आपको जारी करवाना है तो वो भी हो सकता है। अब दूसरा क्लॉज 4 है, इसमें बोला हुआ है कि अगर जो पर्सन है हमारे ये कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, 30 दिन के बाद भी कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, तो अगर इन्होंने 10 साल से ऊपर कोई ऑफेंस कमिट किया है, 10 ईयर्स से ऊपर कोई ऑफेंस इन्होंने कमिट किया है, तो हम इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देंगे। ओके अब सेक्शन नंबर 85 इसका बोलता है कि जब आप इसके खिलाफ नोटिस निकाल रहे हो, यानी इसको आप 30 डेज का नोटिस दे रहे हो कि इस दौरान आप कोर्ट में आ जाओ, अगर ये उस टाइम पे नहीं आ रहा है तो साथ साथ में आप इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अटैच कर सकते हो। यानी अभी ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अटैच कर सकते हो। ओके एंड जो ऑर्डर है, अटैचमेंट ऑर्डर है, इसको डीएम इंडोर्स करेंगे। तो जो उस एरिया के डीएम है वो उस अटैचमेंट के ऑर्डर को जो है इंडोर्स करेंगे। अब क्लॉज 3 और क्लॉज 4 जो है इसका, उसमें कुछ तरीके बताए हुए हैं कि कौन से तरीके से आप ये जो अटैचमेंट है वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको घर की अटैचमेंट करनी है, उस केस में आप ये कर सकते हो कि सपोज वो घर अगर रेंट पे है तो आप जो किराएदार है उनको बोल सकते हो कि रेंट आप अब जो उसका ओनर है, यानी कि जो मकान का मालिक है, इसको आप रेंट मत देना, बिकॉज दिस पर्सन, इसके खिलाफ हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का नोटिस निकाला हुआ है अभी। ओके तो ऐसा बोला जा सकता है कि रेंट आप इसको अभी मत देना। और भी बहुत सारे तरीके यहाँ पे मेंशन्ड है जिन तरीके से आप अटैचमेंट कर सकते हो प्रॉपर्टी की। अब जो क्लॉज 5 है इसका, ये बोलता है कि अगर आप फ्रूट्स वगैरह इनको अटैच कर रहे हो एंड ये पेरिशेबल नेचर के होते हैं, अगर आप इनको जल्दी से नहीं खाओगे तो ये खराब हो जाएंगे। अगर ये आइटम्स आप किसी भी पर्सन के अटैच कर रहे हो तो इनको आप सेल भी कर सकते हो, इनको आप बेच भी सकते हो, एंड जो भी अमाउंट रिकवर होगा कोर्ट अपने पास रख लेगा एंड आगे जाके ये पैसे वो वापस भी कर सकता है इस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को। ओके आपको पे याद रखना है कि अभी ये पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप उसकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो, बिकॉज वारंट के बाद भी ये बंदा कोर्ट में अभी नहीं आ रहा है एंड इसको 30 दिन के लिए बोला हुआ है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसको कोर्ट में आना है, फिर भी ये कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 86 ये बोलता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कोर्ट की कोई भी हेल्प या असिस्टेंस चाहिए तो वो सेक्शन 86 में वो मांग सकते हैं कोर्ट से। ओके अब सेक्शन नंबर 87 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी बंदा उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना क्लेम करता है, सपोज एक पर्सन है, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए नोटिस इसका निकला हुआ है। ओके अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, सपोज कार है एक ही, ये अटैच हो जाती है। अब आगे जाके बी बोलता है कि ये कार तो मेरी है, इसमें ए का कोई राइट नहीं है। अब बी सेक्शन नंबर 87 में ये ऑब्जेक्शन वो कर सकता है, यानी कि जब प्रॉपर्टी सपोज 30 जनवरी को अटैच हुई थी तो 6 महीने के अंदर अंदर, 30 जनवरी से 6 महीने के अंदर अंदर ये जो बी है हमारा ऑब्जेक्शन वो रेज कर सकता है। ओके अब ये जो ऑब्जेक्शन है इसकी, जो बी की हमारी ऑब्जेक्शन है, कोर्ट इसको सुनेगा एंड उसके ऊपर वो डिसीजन ले सकता है। सपोज कोर्ट बोलता है कि नहीं, इसमें बी का कोई राइट नहीं है, ये प्रॉपर्टी पूरी ए की है, इस पर्टिकुलर केस में बी जो है इस ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर एक सिविल सूट फाइल कर सकता है टाइटल का। वो एक सिविल सूट फाइल कर देगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है एंड ये मेरे को वापस मिलनी चाहिए, तो विद इन 1 ईयर वो ये फाइल कर सकता है। ओके अब सेक्शन नंबर 88 पे हम आते हैं। सो क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि अगर सपोज 30 डेज के अंदर अंदर बंदा आ जाता है कोर्ट में तो उसकी जो प्रॉपर्टी आपने अटैच करी भी है वो आप रिलीज कर दोगे। ओके
क्लॉज 2 इसका बोलता है कि जो प्रॉपर्टी अटैच हुई हुई है इसको आप 6 महीने तक नहीं बेचोगे, 6 महीने तक आप इसको नहीं बेचोगे, एंड उसके बाद ही आपके पास राइट होगा प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। थर्ड क्लॉज इसका बोलता है कि सपोज जो प्रॉपर्टी अटैच हुई हुई है इसको आपने बेच दिया, उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर जो हमारा अक्यूज्ड है जिसको आप ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आप घोषित कर चुके हो, ये 2 साल के अंदर अंदर कोर्ट में वापस आता है एंड ये रीजन देता है कि क्यों मैं पहले कोर्ट में नहीं आ पाया था। सपोज ये बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होता है तो उस बंदे की जो प्रॉपर्टी है ऑलरेडी जो बिक चुकी है एंड जो पैसा आया है ये पैसा इस बंदे को दे सकते हैं। यानी जो एक्यूज्ड हैं 2 साल के अंदर अंदर कोर्ट में आए हैं, इनको आप जो सेल हुई है प्रॉपर्टी इनकी उसके पैसे दे सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 89 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड 2 साल के अंदर अंदर ये कोर्ट में आता है और बोलता है कि मैं बहुत बीमार था इसलिए मैं पहले कोर्ट में नहीं आ पाया, एंड ये जो कार इसकी बिकी थी, जिसकी कार बिकी थी, इसके पैसे ये मांग रहा है कोर्ट से। अब कोर्ट यहाँ पे रिफ्यूज कर देता है। कोर्ट बोलता है आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज जानबूझ के आप कोर्ट को गुमराह कर रहे थे और आप भागे हुए थे। यहाँ पे ए जो है सेक्शन नंबर 89 के अंडर वो बोलता है कि अपील वो फाइल कर सकता है इस ऑर्डर के खिलाफ। यानी कि जो भी नेक्स्ट कोर्ट होगा, सपोज जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलता है कि ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे ए जो है कोर्ट ऑफ सेशन में जाके अपील फाइल कर सकता है। ओके, तो जो भी नेक्स्ट कोर्ट ऑफ अपील होगी उसमें आप जाके ये अपील फाइल कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 90 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि वैसे तो जनरल रूल जो है वो यही है कि पहले जाएंगे समन्स एंड अगर वो इग्नोर होते हैं उसके बाद आप वारंट ऑफ अरेस्ट भेजोगे। लेकिन अगर सर्कमस्टांस ऐसा है कि एक्यूज्ड बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो सपोज दिल्ली छोड़ के भाग रहा है, कहीं और जा रहा है, कनाडा जा रहा है, वो यहाँ पे कोर्ट समन से पहले वारंट भी भेज सकती है। यानी स्टार्ट ही वो कर रही है वारंट ऑफ अरेस्ट से एंड वो सेक्शन नंबर 90 में अलाउड है। ओके, अब सेक्शन नंबर 91 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर जो पर्सन को आप समन्स या फिर वारंट भेजना चाहते हो ये कोर्ट में मौजूद है, सपोज एक आपको समन्स भेजने हैं एंड कोर्ट में ये मौजूद है, तो इससे आप एक बॉन्ड भरवा सकते हो कोर्ट के अंदर ही कि जो भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी उस दिन ही आएगा, तो ये बॉन्ड आप इससे भरवा सकते हो। सेक्शन नंबर 92 जो है ये बोलता है कि अगर जो पर्सन है बॉन्ड को ब्रीच करता है एंड कोर्ट में नहीं आता है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे, कोर्ट में अगर ये नहीं आता है तो इसके खिलाफ आप फिर अरेस्ट वारंट निकाल सकते हो। क्यों? अब सेक्शन नंबर 93 जो है इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको कहीं भी और आगे जाके समन्स या फिर वारंट भेजने हैं, आगे जाके न्यू सीआरपीसी में कहीं पे भी आपको समन्स या फिर वारंट का प्रोविजन गिवन है, तो जो चैप्टर है जहाँ पे रूल्स गिवन है ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में जो रूल्स हैं वो हमेशा अप्लाई होंगे जहाँ पे भी आप समन्स या फिर वारंट भेज रहे हो इस न्यू सीआरपीसी में। ओके।